दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्जाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे रेलवे, SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे, या फिर जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का PYQ कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माना गया है, बी आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों द्वारा कृपान धारण करना पश्चात प्रस्तुत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यह अनुच्छेद 25 के पश्चात प्रस्तुत खंड 2 ख के स्पष्टीकरण 1 में वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, सी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, ए अ और ब दिया गया है, एक तरफ अनुच्छेद है और एक तरफ किस अनुच्छेद में क्या है, और कौन सा मैच नहीं है वो चुनना है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध है, ये सही है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, तो ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 में क्या है? तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है। ठीक है, तो यही आंसर हो गया, गलत ही पूछ रहा था तो डी आंसर हो गया। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 29 क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछ रहा है। तो मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिबंध, ये प्रतिषेध किसमें है? तो अनुच्छेद 23 में, आप लोग को पता है, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 32 में है, ये भी सही है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 में नहीं है, तो ये गलत हो गया। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, ना कि 31 में। ठीक है, ये किस में है? अनुच्छेद 30 में है, 31 में नहीं है, तो डी आंसर हो गया। नहीं पूछ रहा था सुमेलित, तो डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 करता है, डी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं किसमें क्या है। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में क्या है? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है? नहीं, अनुच्छेद 301 नहीं, अनुच्छेद 300 में है ना, संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार। तो ये गलत हो गया। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, ये सही है। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब विधिक अधिकार है, तो ये सही हो गया। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ दूसरा सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 301 क्या है? तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि संपत्ति के अधिकार से। अतः कथन 1 गलत है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, अतः कथन 3 गलत है। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन तत्कालीन उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्हीं के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ बोल रहा था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार प्रवर्तित किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 32 के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को बी आंसर हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, तो न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप
बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। और बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, तो ये भी सही है। और संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका है। मूल अधिकारों का जो संरक्षक है न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ध्यान रखेंगे, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, ना कि राष्ट्रपति। तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक इसमें सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होते हैं मूल अधिकारों का संरक्षक होते हैं। न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को समझा जाता है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। और ऐसे संविधान की आत्मा पूछा जाए तो उद्देशिका या प्रियम्बल या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है उसको बोले हैं भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बोला है। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ आएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान ऐसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा कौन है, तो वो है उद्देशिका या प्रस्तावना को बोलते हैं, प्रियम्बल को। लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर नाम लेकर के पूछा जाए कि इन्होंने किसको संविधान की आत्मा बोला है, तो अनुच्छेद 32 जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, उसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है संवैधानिक, ये आत्मा, संविधान की आत्मा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी को बोला गया है संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है उच्च न्यायालय। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामले में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरस्त व्यक्ति को तत्क्षण आजाद कर दिया जाता है। चूंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता। अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण
रिट हो गई है। ठीक है, और देखते हैं। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस दायर की जा सकती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। यह रिट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें 16(2) में क्या है? एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान दिए गए हैं और मैच करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16(2) में क्या है? तो किसी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 16(2) में है किसी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 16(2) में है। और अनुच्छेद 29(2) में क्या है? तो अनुच्छेद 29(2) में है 4 हो जाएगा बी का। किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 29(2) में किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इसमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 30(1) में क्या है? तो अनुच्छेद 30(1) में है सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1) में है सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 31(1) में क्या है? तो अनुच्छेद 31(1) में है, पहला हो जाएगा 31(1) में हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ना। तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये केशवानंद भारती केस में बोला गया है कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन
कर सकती है। और मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत ये मिनर्वा मिल केस में, ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत किस में है, तो मिनर्वा मिल केस में है मूल ढांचे का सिद्धांत। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, तो इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है अनुच्छेद 23 में, ठीक है, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा है, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, संविधान का 42वें संशोधन द्वारा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है। और मिनर्वा मिल्स केस में भी ये दिया गया था, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस और मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस में, ठीक है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23 था। ध्यान रखेंगे। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? तो केशवानंद भारती केस, ठीक है। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार? तो केशवानंद भारती वाद में है। ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में किया था। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो केशवानंद भारती मामले में किया था। सी आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, और जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स द्वारा भी किया गया था 1980 के बाद में, 1980 के केस में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी? तो मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में की गई थी। ध्यान रखेंगे। सी आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो कानूनी अधिकार है, ठीक है। वैधानिक या कानूनी अधिकार है? कानूनी अधिकार है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैधानिक और कानूनी दोनों है, तो सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। वैधानिक और कानूनी, सी और डी दोनों हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4
में अनुच्छेद 300 क में स्थान 300 क या 300 ए में स्थान दिया गया। यह संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। वैधानिक या कानूनी अधिकार है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो किसके द्वारा लोप किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। मूल ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। सी आंसर हो जाएगा। संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। तत्समय श्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। जिस समय हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को और वैधानिक अधिकार बना दिया गया था, उस समय श्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखेंगे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। अब यह अनुच्छेद 300 ए या 300 क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार मात्र है। ठीक है, विधिक, वैधानिक या कानूनी ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त करके और विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार ही है। ठीक है, कानूनी अधिकार ही है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद की 6ठी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 6ठी स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता को भी अब समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे। अब केवल ये जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं रह गया, अब ये है कानूनी वैधानिक अधिकार। ठीक है, कानूनी या वैधानिक अधिकार 300 ए में, 300 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार। ठीक है, तीनों बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया वह है तो कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 द्वारा हटा करके और विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया, पहले था लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है, अब कानूनी अधिकार है। एक्सप्लेनेशन देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस होते होते सारे दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में संपत्ति का अधिकार को संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। यद्यपि यह मूल अधिकार, ये
यद्यपि यह मूल संविधान में शामिल था। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 मूल अधिकारों संबंधी संविधान के भाग 3 में शामिल है। ठीक है, मूल अधिकारों संबंधी संविधान के भाग 3 में ये सब शामिल है। 12 से 35 तक है ना मूल अधिकार में, भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार दिया गया है। लेकिन अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो विरोध का अधिकार जो है ये मूल अधिकार में नहीं है, विरोध का अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मूल अधिकार में है, लेकिन विरोध का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये वैधानिक अधिकार बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है। समानता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब है, लेकिन समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार 25 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तो प्रदान करता है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। देखें, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत की गई है। किसमें? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये सही है। लिंग समानता का अधिकार सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब दिया गया है, लेकिन सूचना का अधिकार मूल अधिकार में नहीं है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल हैं। सूचना का अधिकार क्या है? तो एक मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, तो सी आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, दोनों दिया गया है। सी आंसर होगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन से अच्छे से पता चलेगा, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ये सूचना के अधिकार को कई वादों में मूल अधिकार भी माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या में देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क
भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार शामिल माना है। ठीक है, 19(1)(a) के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार के अंदर माना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ विवाद में न्यायमूर्ति वेंकटचलैया ने स्वीकार किया कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। हालांकि भारतीय संविधान में सूचना के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अतः सूचना का अधिकार मूलाधिकार एवं विधिक अधिकार दोनों है। ध्यान रखेंगे, मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है। तो यहाँ पे दोनों दिया गया है तो दोनों मान लिया गया है आंसर को। ध्यान रखेंगे, सूचना के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के जगह पे नहीं रखा गया है, लेकिन किस बाद में माना गया है 19(1)(a) में। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही माना गया है सूचना के अंतर्गत मूल अधिकार, सूचना के अधिकार को। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को अधिकार विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है सभी व्यक्तियों को। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ए आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, ये विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को, लेकिन विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान रखेंगे, नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किसका दावा नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समता के अधिकार का ये कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का ये भी कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी कर सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता भारत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे समझ आएगा। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(6) का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकारों व्यक्तियों, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, अन्य जो और अधिकार हैं वो नागरिकों और अन्य विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकार के रूप में किसे मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है ना, 39D में है ना। तो 1 और 2 समान, ये आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो 1 और 2 ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1996 में दिए गए निर्णय के
अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमामयी जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अफसर, नई दिल्ली, AIR 1957 में दिए गए निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, जबकि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में दिए गए निर्णयानुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं वरन संवैधानिक लक्ष्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए और इन वक्तव्यों में से कौन सही है ये चुनना है। ठीक है, तो इस किसी को राष्ट्र गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। और राष्ट्र गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इससे वाक ये किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य AIR 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्र का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं। मतलब कुछ जो मूल अधिकार हैं विदेशियों को भी और नागरिकों को भी प्राप्त है। कौन कौन से हैं देखते हैं। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अनुसार दोनों को प्राप्त है, विदेशियों को भी और नागरिकों को भी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 ये भी दोनों को प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 ये भी दोनों को। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क ये भी दोनों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 ये भी दोनों को। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये भी दोनों को प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में। ध्यान रखेंगे, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है अनुच्छेद 14।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता, तो ये तो सभी को उपलब्ध है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये सभी को नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ये सिर्फ भारतीयों को है। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी सिर्फ भारतीयों को। भेदभाव के अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी सिर्फ भारतीयों को। लेकिन विधि के समक्ष समता, ये विदेशियों को भी और भारतीयों को भी प्राप्त है। तो 2, 3 और 4 जो हो जाएगा ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2, 3 और 4 डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को क्या उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है, अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, वो भारतीयों को भी और विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सिर्फ भारतीयों को। देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये भी भारतीयों को। लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है, दोनों को प्राप्त है। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी उन्हें मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है। अन्य तीनों अधिकार केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, गैर नागरिकों या विदेशियों को भी प्राप्त है। ध्यान रखेंगे। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों को। देश के किसी भाग में घूमने बसने की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों को। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, ये भी भारतीयों को। लेकिन ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आपकी तैयारी और बेहतर होते चले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।